हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। किसका ये मानना था कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी हैं। किसके अनुसार वर्ड्सवर्थ नेचर के हाईएस्ट प्रीस्ट हैं। तो ऑप्शन है डिकेंसी, कॉलरिज, शैली या फिर मैथ्यू आर्नल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के महानतम कवियों में से एक थे, जिनका जन्म 1770 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 को हुई थी। अब इसका उत्तर डिकेंसी नहीं है, कॉलरिज नहीं है। शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा था और विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कहा था। उन्होंने एक पोयम लिखी थी टेन टर्न अवे, उसमें उन्होंने खुद को वर्शिपर ऑफ नेचर कहा था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने वर्ड्सवर्थ को हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर माना है, हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स। झीलों का कवि किसे जाना जाता है। ऑप्शन है बैरन, शैली, वर्ड्सवर्थ या फिर कीट्स। फ्रेंड्स, लेक पोएट ये टर्म्स किसके लिए इस्तेमाल की आपको बताते हैं। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वो इंग्लिश पोएट्स जो कि कम्बरलैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उनके लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। अगस्त 1817 में सबसे पहले एक मैगजीन थी उस वक़्त, द एडिनबर्ग रिव्यू, उसमें इस टर्म का, इस फ्रेज का इस्तेमाल उन पोएट्स के लिए किया गया है जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। लेक स्कूल का रेफरेंस दिया गया है और बाद में लॉर्ड बैरन ने भी इन पोएट्स के लिए एक लेकर्स कह के इनको बुलाया है। दोस्तों, ये लेक पोएट्स थे कौन कौन जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते थे। तो ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी। इन्हें ही लेक पोएट्स कहा जाता था। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ को किसने द इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। ऑप्शन है लैम्ब, आर्नल्ड, एलियट या फिर कीट्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर लैम्ब नहीं है, आर्नल्ड नहीं है, एलियट नहीं है। इगोटिस्टिकल सबलाइम इस फ्रेज का, इस टर्म का यूज़ जॉन कीट्स ने एक लेटर जो कि उन्होंने 27 अक्टूबर 1818 को अपने दोस्त रिचर्ड वुडहाउस को लिखा था, उसमें उन्होंने इस टर्म का, इस फ्रेज का यूज़ वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है। उन्होंने वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है, उसकी पोइट्री को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, कीट्स। कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को द इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। अब दोस्तों, इसका मतलब शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं उन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्यों कहा। क्योंकि वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव थे, सेल्फ सेंटर्ड थे और वो हमेशा अपनी पोइट्री में अपने पर्सनल कंसेप्शन को ही कन्वे किया करते थे। इसीलिए कीट्स ने उनकी पोइट्री को द इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कॉकरपेट, कॉकरमाउथ, कॉकर हिल, कॉकर वैली। तो फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में 7 अप्रैल 1770 को। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी, कॉकरमाउथ। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का लेखक कौन है, किसने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को लिखा है। तो ऑप्शन है जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी या फिर वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 ईस्वी में पब्लिश हुए थे। 1793 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। ये एक्चुअली एक पेडेस्ट्रियन टूर है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि उन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट जोन्स के साथ 1790 की गर्मियों में किया था। ये काफ़ी लंबा एक वॉकिंग टूर था, लगभग 1500 मील का, जो कि फ्रांस होते हुए एल्प्स पहाड़ों के बीच में से है। और इस पोयम में वहाँ उस दौरान उस रास्ते की नेचुरल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन है और वहाँ पर जिन लोगों से मिले उन लोगों का इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस विलियम वर्ड्सवर्थ का पहला पोएटिक वॉल्यूम भी माना जाता है। तो जिसका सही आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर है ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हेन वाज द प्रिल्यूड पब्लिश्ड। द प्रिल्यूड का प्रकाशन कब हुआ था, द प्रिल्यूड कब पब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन है 1805, 1832, 1853 या 1850। तो फ्रेंड्स, द प्रिल्यूड
विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इसका पब्लिकेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद 1850 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है द प्रिल्यूड का पब्लिकेशन हुआ था 1850 में, ऑप्शन डी 1850। रॉबर्ट साउदी was succeeded by डैश एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट साउदी के बाद इंग्लैंड का पोएट लॉरेट किसको बनाया गया, या रॉबर्ट साउदी के उत्तराधिकारी के रूप में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन बना? ऑप्शन है टेनिसन, ऑप्शन बी अर्नल्ड, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी शेली। तो फ्रेंड्स, पोएट लॉरेट एक टाइटल था जो कि इंग्लैंड के राजा के द्वारा दिया जाता था। इस टाइटल को देने के बाद पोएट्स को कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती थी, उनको पेंशन वगैरह दी जाती थी। इंग्लैंड के जो पहले ऑफिशियल पोएट लॉरेट थे वो थे जॉन ड्राइटन, जिनको कि चार्ल्स सेकंड ने पोएट लॉरेट का टाइटल दिया था। अब रॉबर्ट साउदी के मरने के बाद, रॉबर्ट साउदी 1843 में जब इनकी मौत होगी, इसके बाद अगले पोएट लॉरेट बने विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 1850 तक पोएट लॉरेट बने। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ। रॉबर्ट साउदी के बाद अगले पोएट लॉरेट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड? द प्रिल्यूड पोएम को किसने लिखा है? ऑप्शन है शेक्सपियर, आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ या टेनिसन। तो फ्रेंड्स, द प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नस ओपस माना जाता है। ये काफ़ी लंबी पोएम है, 14 सेक्शन से 14 बुक्स में ये डिवाइड है। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी चाइल्डहुड से लेके अपनी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब किया हुआ है, सम अप किया हुआ है। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, दीज वर्ड्स आर फ्रॉम। अपनी इस सोनेट रूपी चाबी से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल दिया है। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शन है कॉलरिज, बैरन, हैजलिट या वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ना ये कॉलरिज ने कहा है, ना ये बैरन ने कहा है, ना ये हैजलिट ने कहा है, ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी थी दोस्तों, स्कॉन नॉट द सोनेट। उसमें उन्होंने इस लाइन का यूज़ किया है, इस लाइन को लिखा है, विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो जो इस लाइन का सही आंसर है, ये शब्द वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए हैं, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज। वर्ड्सवर्थ का पहला पोएटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या है? उसका पहला पोएटिकल वॉल्यूम का नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी लिरिकल बैलेड्स, सी इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, डी प्रिल्यूड। तो फ्रेंड्स, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 में पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलेड्स 1798 में पब्लिश हुआ था, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी 1807 में पब्लिश हुआ था, और प्रिल्यूड 1850 में पब्लिश हुआ था। तो इस हिसाब से इसको जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इनके पहले पोएटिक वॉल्यूम का टाइटल है जो कि 1793 में पब्लिश हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स? लिरिकल बैलेड्स का ऑथर कौन है? लिरिकल बैलेड्स किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन या फिर पोप। तो फ्रेंड्स, लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.डी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई कुछ पोएम्स का एक कलेक्शन है जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेड्स को रोमांटिक रिवोल्ट का या रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो भी माना जाता है। लिरिकल बैलेड्स में इसके 1798 के एडिशन में विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स हैं और एस.डी. कॉलरिज की 4 पोएम्स हैं। तो जो प्रश्न का सही आंसर है लिरिकल बैलेड्स का ऑथर, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ है। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स? वर्ड्सवर्थ ने किस साल लिरिकल बैलेड्स में अपने प्रीफेस को ऐड किया था? तो ऑप्शंस हैं 1798, 1800, 1802 एंड 1803। तो फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन जो कि 1800 में 1800 में पब्लिश हुआ था, उसमें
अपने मशहूर प्रीफेस को ऐड किया था। दोस्तों एक्चुअली उनका जो प्रीफेस है वो एक ऐसे है जिसमें उन्होंने अपनी पोएटिक थ्योरी के बारे में बताया है, लिखा है, और उन्होंने लोगों को ये बताया है कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, और अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपनी पोएटिक थ्योरी के बारे में। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1800, जिसमें उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में प्रीफेस को ऐड किया था। ऑप्शन बी 1800। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? किसने कहा था कि प्रोज की लैंग्वेज और एक पोइट्री की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता? ऑप्शन हैं वर्ड्सवर्थ, आर्नल्ड, इलियट या कीट्स। तो फ्रेंड्स ये मशहूर लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था उसके प्रीफेस में लिखी हैं, उसके प्रीफेस में कही हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था कि प्रोज की लैंग्वेज को भी हम लोग पोइट्री में यूज़ कर सकते हैं। उसने लिखा है देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मीट्रिकल कंपोजिशन। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये किसने कहा है इन लाइनों को, वह है विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। Who said their poet is a man speaking to man? ऑप्शन है टी एस एलियट, एस टी कॉलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स इस मशहूर कोट को भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में अपने प्रीफेस में लिखी है जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि एक पोएट की लैंग्वेज किसी भी तरीके से एक आम आदमी की लैंग्वेज से अलग नहीं हो सकती। उसका यह मानना था कि अ पोएट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन नॉट इन काइंड बट ओनली इन डिग्री। इसीलिए उसने कहा था अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. Where from the above-quoted lines of Wordsworth? ऑप्शन है solitary reaper out to a nightingale to the cuckoo to a skylark। तो फ्रेंड्स पहले इस कोट का हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। No nightingale did ever chant more welcome notes। कभी भी किसी नाइटिंगल ने इतना सुंदर वेलकम नोट्स नहीं गाया होगा। किसके लिए? टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट। वेरी का मतलब थके हुए, बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों का समूह, यानी थके हुए यात्रियों का समूह जो कि किसी शेडी हॉन्ट, किसी छायादार स्थान पर आराम कर रहे हैं। अमंग अरेबियन सैंड्स, अमंग अरेबियन सैंड्स, सैंड्स का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान से है। अरब के रेगिस्तान में किसी छायादार स्थान पर थके हुए यात्रियों के लिए किसी नाइटिंगेल ने कभी भी इतना सुंदर गाना नहीं गाया होगा जितना कि ये सॉलिटरी रीपर गा रही है, हाईलैंड लेस गा रही है। तो फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कोटेड लाइंस ली गई हैं सॉलिटरी रीपर पोएम से जो कि एक लिरिकल बैलेड्स है। ये 1807 में पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। ये लाइनें ली गई हैं सॉलिटरी रीपर से जो कि एक बैलेड है। Lyrical ballads appeared with option A 6 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, option B 10 poems by Coleridge and 10 by Wordsworth, option C 4 poems by Coleridge and 15 by Wordsworth, option D 4 poems by Coleridge and 19 by Wordsworth। तो फ्रेंड्स लिरिकल बैलेड्स ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज द्वारा लिखी गई पोएम्स का एक कलेक्शन है जो कि 1798 में 1798 में पब्लिश हुआ था। अब इसमें टोटल 23 पोएम्स हैं जिसमें 4 पोएम्स कॉलरिज ने लिखी हुई हैं और 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम। अपने फ्रांस के विजिट के दौरान वर्ड्सवर्थ एक लड़की के प्यार में पड़ गया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है कैथरीन, मैरी हचिंसन, एनेट वेलन या सिमोन ली। तो फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ ने 1791 में 1791 में फ्रांस की यात्रा की थी और उस दौरान फ्रांस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से घिरा हुआ था और वहाँ पर वर्ड्सवर्थ एक फ्रेंच वुमेन एनेट वेलन के प्यार में पड़ गए थे जिससे उनको एक लड़की भी हुई थी जिसका नाम था कैरोलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एनेट वेलन। वर्ड्सवर्थ एनेट वेलन के प्यार में पड़ गए थे। Who has said it? One impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी मिल्टन, ऑप्शन सी गाल्सवर्दी, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। ये किसने कहा था?
तो मित्रों पहले इन लाइनों का अर्थ जान लेते हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, वुड का मतलब यह जंगल से है, यानी जंगल यानी नेचर। कि नेचर आदमी को इतना कुछ अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में, मानवता के बारे में, सोसाइटी के बारे में समझा सकती है, बता सकती है, जितना कि सारे के सारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए नेचर को सबसे अच्छा गुरु माना जाता है। और ये लाइनें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोयम द टेबल्स टर्न में लिखी हैं, बताई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये किसने कहा था? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम टेबल टर्न में कहा है। तो ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? लेक स्कूल को नीचे दिए गए पोइट्स में से कौन बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन हैं कीट्स, कॉलरिज, साउदी, वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वो इंग्लिश पोइट्स जो कि कम्बरलैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उनके लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। अब ये लेक पोइट्स कौन कौन है? ये हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी। इनमें से कीट्स लेक स्कूल को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कीट्स लेक स्कूल को बिलोंग नहीं करता है। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज रेफरेंस टू। ऑप्शन है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ड्राइडन। ब्राउनिंग की ये लाइन किसके रेफरेंस के लिए इस्तेमाल की गई है? और इस लाइन का मतलब क्या है कि चांदी के कुछ सिक्कों के लिए वो हमें छोड़ गया। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये लाइन अपनी पोयम द लॉस्ट लेटर में लिखी है, और उन्होंने इस पोयम में, इस लाइन में वर्ड्सवर्थ के ऊपर कटाक्ष किया है, कमेंट किया है इनडायरेक्टली। अब उन्होंने वर्ड्सवर्थ को इन लाइनों में क्यों रेफर किया है? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ पहले रिपब्लिकन थे, ये लिबरल आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंजर्वेटिव होते गए और एक टॉरी बन गए। टॉरी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी, और 1843 में जब इनको पोएट लॉरेट बनाया गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पोएट लॉरेटशिप और इनकी पेंशन लग गई, तब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन पर कटाक्ष करते हुए ये पोयम लिखी और कहा, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कि चांदी के कुछ सिक्कों के लिए वो हमें छोड़ गया। तो यहाँ पर इन लाइनों में ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए रेफरेंस दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ। द सोलिटरी रीपर इज ए, ऑप्शन है बैलेड और लिरिक या पेस्ट्रॉल। तो फ्रेंड्स, तो सोलिटरी रीपर एक बैलेड है, एक लिरिकल बैलेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैलेड। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, ऑप्शन है शेली, कीट्स, बैरन, वर्ड्सवर्थ। प्रत्येक महान कवि का अध्यापक होता है, ये किसके शब्द हैं? तो दोस्तों, ये जो मशहूर शब्द हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने फरवरी 1808 में एक लेटर में सर जॉर्ज विलमंट को लिखे थे। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ये किसके शब्द हैं, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ये शब्द हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स मोस्टली डील विद, ऑप्शन है पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, रेवोल्यूशन। तो आप सभी को पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट थे। ये अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कहते थे। इनकी पोएट्स में नेचर की ब्यूटी, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, रूरल लाइफ, यही सब दिखाया जाता था। ये सब का डिस्क्रिप्शन होता है। इनका जो सब्जेक्ट है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक? वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक किसने कहा था? ऑप्शन हैं टेनिसन, कॉलरिज, आर्नल्ड, शेली। तो वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक न टेनिसन ने कहा था, न कॉलरिज ने कहा था, न आर्नल्ड ने कहा था। वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक कहा था ऑप्शन डी शेली ने। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन डी शेली। शेली ने एक पोएम लिखी थी पीटर बेल द थर्ड। इसमें उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ पे व्यंग कहा था, उनको सटायर किया था, एज ए पॉलिटिकल टर्न कोट उनको बुलाया था। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ पहले लिबरल के सपोर्टर थे, पहले ये रिपब्लिकन थे इनकी आइडियोलॉजी, लेकिन बाद में चेंज हो गई, ये टोरी पार्टी को सपोर्ट करने लग पड़े, एक टोरी बन गए जो कि कंजर्वेटिव थे। इसीलिए शेली ने अपनी इस पोयम में इनको एक मॉरल यूनिक कहा था। तो इसका जो सही आंसर है इस प्रश्न का
उनको मॉरल यूनिक कहा था शैली ने। ऑप्शन डी शैली। द सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय, ऑप्शन ए स्कॉट, ऑप्शन बी कीट्स, ऑप्शन सी शैली, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मित्रों ये लिखी गई है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये सोनेट लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ ने इसे 1802 में लिखा था और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1807 में। वर्ड्सवर्थ ने इसमें पूरे वर्ड की आलोचना की है, वर्ड को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पूरी की पूरा संसार, पूरे का पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है वो भौतिकवादी हो गया है और नेचर से दूर हो गया है। इसलिए इस पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबको क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, वर्ड को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि अब वो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और अपने आप को उन्होंने नेचर से दूर कर लिया। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ ने इस सोनेट को लिखा है, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ।